नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डिजिटल तैयारी में। मैं सौरभ भारती आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग बात कर रहे थे आरबीआई की और आरबीआई के अंदर हमने आरबीआई के काम, उसकी स्थापना को हमने डिस्कस किया। ठीक है। एक कंसर्न आया था बच्चों का कि सर इंग्लिश टर्म का इस्तेमाल कीजिए। देखिए, मेरे लेक्चर मोस्टली बाइलिंगुअल होते हैं, बट आप दूसरी जगह पर उम्मीद करते हैं कि वो इंग्लिश में लिखा हो, मैं उसको हिंदी में एक्सप्लेन करूँ, वो पॉसिबल नहीं हो पाता है। जनरली जहाँ पर जितनी आवश्यकता है, जितनी ज़रूरत है, मैं ज़रूर इंग्लिश शब्दों का प्रयोग करता हूँ। होगा कभी मौका मिलेगा, टाइम मिलेगा तो मैं आपको थ्रू आउट एक पूरे लेक्चर सीरीज जो है इंग्लिश में अवेलेबल करा दूंगा। बट अभी तो जैसा चल रहा है वैसे ही आप भी चलने दीजिए। मैं मेरी पूरी कोशिश करता हूँ अपनी तरफ से, जो भी कुछ टर्म्स वगैरह आ जाती हैं तो उसका मैं इंग्लिश में आपको उसका मतलब बता दूँ। बट आप सोचे कि पूरा के पूरा इंग्लिश में हो जाए, अभी वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमने ये जो लेक्चर हमारे रखे हैं वो अभी प्राइमरी हिंदी मीडियम के लिए रखे हैं। कोशिश करता हूं मैं वैसे, बट ज़रूर आपके लिए मैं एक पूरी सीरीज जो है टोटल इंग्लिश मीडियम में ज़रूर लेकर आऊँगा। ठीक है। तो फिलहाल आप देखें कि आज हम जो बात करने वाले हैं वो आरबीआई की नीतिगत दरें या पॉलिसी रेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है। मैंने आपसे कल जब लास्ट लेक्चर में बात करी थी तो मैंने आपसे कहा था आरबीआई जो है वो बैंकों के बैंक के रूप में कार्य करता है। आरबीआई वर्क्स एज ए बैंक फॉर अदर शेड्यूल्ड बैंक्स, यानी कि जितने भी बैंक है वो अपने वित्तीय यानी कि फाइनेंस रूल्स एंड रेगुलेशन के लिए किस पर निर्भर रहते हैं? आरबीआई पर निर्भर रहते हैं। अब देखिए, आरबीआई यहाँ पर एक और काम करता है। आरबीआई महंगाई को नियंत्रित करता है, बात समझ रहे हैं, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है। आरबीआई बाजार की मौद्रिक नीति को बनाता है। मैंने कल आपको ये चीज लिखी थी कि आरबीआई क्या करता है, बाजार की मौद्रिक नीति बनाता है। आरबीआई बाजार की मौद्रिक नीति बनाता है। मौद्रिक नीति मॉनेटरी पॉलिसी होता है। मौद्रिक नीति से क्या होता है, मॉनेटरी पॉलिसी क्यों बनाई जाती है? ताकि बाजार में महंगाई को नियंत्रित किया जा सके। तो आरबीआई बाजार में महंगाई को कंट्रोल करता है। मतलब वस्तुओं के जो दाम है, कॉस्ट है, वो जो लोगों को प्राइस मिलती है चीज़ें की, आम जनता में हम जो भी रोजमर्रा का सामान लेते हैं, उनकी कॉस्ट जो है इतनी इंक्रीज नहीं हो जाए कि वो लोगों की पहुंच से बाहर निकल जाए। ठीक है। और बाजार में महंगाई को नियंत्रित करने के लिए बाजार की तरलता को नियंत्रित करना बहुत जरूरी है। तरलता का मतलब होता है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी इन द सेंस आप ये भी कह सकते हैं कैश। ये जो बाजार के अंदर जो कैश घूम रहा है, आपके मेरे जेब में जो ये नोट है, इसको आप लिक्विडिटी बोल सकते हो। ठीक है। तो बड़ी नॉर्मल सी बात है, बहुत ही शांति से आप समझो तो बहुत सिंपल पिक्चर है। क्या पिक्चर है? आरबीआई रेस्पॉन्सिबल है हमारी मॉनेटरी पॉलिसी यानी कि मौद्रिक नीति बनाने के लिए। ठीक है। मैंने आपको दो तरह की पॉलिसी बताई थी, एक बताई थी राजकोषीय नीति फिस्कल पॉलिसी, एक बताई मैंने आपको मौद्रिक नीति मॉनेटरी पॉलिसी। राजकोषीय नीति अपनी हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है, और राजकोषीय नीति का सबसे बड़ा उदाहरण है आपका बजट, जो साल का एक बजट आता है ना, सेंट्रल बजट जिसको आप बोल सकते हैं। और मौद्रिक नीति का उदाहरण है हमारी पॉलिसी रेट्स, नीतिगत दरें, जिसमें बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बहुत सारी चीजें आती है। ओके। तो अब मौद्रिक नीति का उद्देश्य क्या है, इसका क्या टारगेट है, कि क्या करना चाहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी? मॉनेटरी पॉलिसी का उद्देश्य है बाजार के अंदर महंगाई को या इन्फ्लेशन को कर्ब करना, महंगाई को नियंत्रित करना। मतलब वस्तुओं के दाम इतने ज्यादा ना बढ़ जाए कि वो लोगों की रीच से बाहर चले जाए। अब बात आती है कि बाजार में महंगाई होती क्यों है, भाई बाजार में क्या महंगाई हो क्यों रही है? तो देखो, इसका सीधा सा उसूल है डिमांड और सप्लाई का। जब बाजार में डिमांड बहुत ज्यादा है, डिमांड का मतलब है मांग, बाजार में मांग बहुत ज्यादा है और पीछे से सप्लाई कम आ रही है, पूर्ति कम है, ठीक है, तो वस्तुओं के दाम बढ़ते हैं। अब बाजार में मांग बढ़ने के कई सारे कारण हो सकते हैं, उसमें से सबसे प्रमुख कारण है कि लोगों की जेब के अंदर पैसा बहुत ज्यादा है, कैश बहुत ज्यादा है, इसलिए डिमांड बढ़ रही है। बात समझ रहे हैं? तो कैसे भी करके आप इस कैश को नियंत्रित करिए, इस कैश फ्लो को कम करिए, बाजार की महंगाई अपने आप नियंत्रित हो जाएगी। तो देखो, तीनों चीजें आपस में जुड़ी हुई है। आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है। मॉनेटरी पॉलिसी का काम क्या है? बाजार की महंगाई को नियंत्रित करना। और बाजार में महंगाई क्यों हो रही है? क्योंकि लोगों की जेब में कैश बहुत ज्यादा है, बाजार में तरलता बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो आरबीआई क्या करता है? आरबीआई मौद्रिक नीति बनाने के लिए या बाजार में महंगाई को कम करने के लिए नीतिगत दरों का प्रयोग करता है, जिनको अपन बोलते हैं पॉलिसी रेट्स। इन पॉलिसी रेट्स में अपन सबसे पहले बात करेंगे बैंक रेट की, दूसरी हम बात करेंगे रेपो रेट की, और तीसरी हम बात करेंगे रिवर्स रेपो रेट की। और भी हैं, पर पहले मैं इन तीनों की बात करना चाहूंगा, ये प्राइमरी है एकदम।
देखो बैंक रेट, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। अब देखो रेट कहां पे लगती है, रेट यानी कि दर। दर हमेशा, रेट हमेशा वहां लगती है जहां पे इंटरेस्ट लेना है, जहां पे ब्याज लेना है, बात समझ रहे हो। और ब्याज हमेशा किस पैसे पे लिया जाता है, जो पैसा किसी को उधार दिया गया है, बात समझ रहे। भाई आप किसी को पैसा उधार दे रहे हैं, इवन आप बैंक में भी पैसा जमा करा रहे हैं, वो एक तरह से आपने बैंक को उधार दिया हुआ है, इसीलिए तो बैंक आपको वापस से उसके बदले पे ब्याज देता है। ऐसा कोई भी रकम जिसके ऊपर आपको ब्याज मिलता है, इसका मतलब है आपने सामने वाले को वो पैसा जो है वो उधार के रूप में दिया हुआ है। अगर आप कहीं पर ब्याज चुकाते हैं, इसका मतलब है कि आपने कहीं से पैसा उधार पे लिया हुआ है। तो यहां पर क्या होता है, बैंक रेट कहां होती है, आरबीआई अनुसूचित बैंकों को, अनुसूचित बैंक यानी कि शेड्यूल्ड बैंक, बैंकों को जिस दर पर, दर यानी कि रेट, जिस दर पर लॉन्ग टर्म यानी कि दीर्घकाल काल के लिए उधार देता है। देखो आरबीआई किसको पैसा दे रहा है, आरबीआई शेड्यूल्ड बैंक को पैसा दे रहा है। यानी कि आरबीआई का एक काम, अभी अपन ने, मैंने क्लास की शुरुआत में बताया था, आरबीआई बैंकों का बैंक है, मतलब सभी छोटे बैंकों का ये ध्यान रखता है, बात समझ रहे। तो आरबीआई जो है वो शेड्यूल्ड बैंक्स को जिस रेट के ऊपर पैसा उधार देता है, और वो भी कितने समय के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए उधार देता है, वो रेट क्या कहलाती है, वो बैंक रेट कहलाती है। ठीक है, अब देखो रेपो रेट, देखो रेपो रेट में भी सेम बात है। आरबीआई पैसा उधार दे रहा है किसको, शेड्यूल्ड बैंक को, अनुसूचित बैंक को, जिस दर पर अब की शॉर्ट टर्म के लिए उधार है, शॉर्ट टर्म यानी कि लघु काल के लिए, लघु काल के लिए उधार देता है, तो फिर अपन उसको क्या बोल देते हैं, रेपो रेट। अब दोनों में एक ही चीज हो रही है, दोनों में मतलब बैंक रेट में, रेपो रेट में कौन किसको उधार दे रहा है, आरबीआई अनुसूचित बैंक को उधार दे रहा है, बड़ा बैंक छोटे बैंक को उधार दे रहा है, पर टाइमिंग अलग अलग है। बैंक रेट हमेशा तब काम आएगी जब उधार लंबे समय के लिए लिया गया है, और रेपो रेट कब काम आएगी, जब उधार छोटे समय के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए लिखा हुआ है। किसी भी बुक के अंदर आपको बैंक रेट, ये लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म की ड्यूरेशन नहीं मिलेगी, बात समझ रहे। तो ड्यूरेशन आप ऐसे कह सकते हैं, जनरल रूल है कि अगर 1 साल से ज्यादा के लिए उधार लिया गया है तब तो लॉन्ग टर्म की आप उसको काउंट करेंगे, और अगर 1 साल से कम के लिए उधार लिया गया है तो आप उसे शॉर्ट टर्म के लिए काउंट करेंगे, बात समझ रहे। छोटे बैंक उधार लेते क्यों है ये अपन बाद में डिस्कस करेंगे, बट आप अभी ये मान के चलिए कि छोटे छोटे बैंक जो है, एसबीआई, आईडीबीआई हो गया, इलाहाबाद बैंक हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, इन सभी को कभी ना कभी आरबीआई से पैसे लेने की जरूरत पड़ती है। इनको मार्केट के अंदर अपनी प्रेजेंस दिखाने के लिए, अपने बैंक को एक स्मूथली रन करने के लिए, या फिर कुछ ऐसे जो नियम कानून जो आरबीआई ने बनाए हैं उनको फुलफिल करने के लिए पैसे की जरूरत होती है। और ये पैसा अगर एट दैट मोमेंट उनके पास नहीं है तो ये कहां से लेते हैं, ये आरबीआई से उधार लेते हैं। तीसरी कंडीशन देखो, रिवर्स रेपो रेट। अब इसका मतलब ही, रिवर्स का मतलब क्या होता है, उल्टा, यानी कि अभी तक जो कुछ हो रहा था उसका उल्टा हो जाएगा। उल्टा मतलब अनुसूचित बैंक अब किसको उधार देंगे, आरबीआई को। आरबीआई को जिस दर से उधार देते हैं, जिस दर से उधार देते हैं उसको अपन क्या बोल देते हैं, रिवर्स रेपो रेट बोल देते हैं। भाई ऊपर वाली 2 रेट में क्या हो रहा था, आरबीआई छोटे बैंक को पैसा दे रहा था, रिवर्स में क्या है, छोटे बैंक आरबीआई को उधार दे रहे। अब ये बात बड़ी अजीब सी लगती है कि यार आरबीआई बैंकों का बैंक है, सबसे बड़ा बैंक है, कोई छोटा बैंक उसको उधार क्यों देगा, बात समझ रहे। इसको अभी अपन समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है। सबसे पहले तो आप ये समझिए, बैंक रेट, रेपो रेट्स और रिवर्स रेपो रेट। बैंक रेट और रेपो रेट के अंदर आरबीआई छोटे बैंकों को उधार दे रहा है, रिवर्स रेपो रेट के अंदर छोटा बैंक आरबीआई को उधार दे रहा है, यानी कि शेड्यूल्ड बैंक जो है वो आरबीआई को उधार दे रहा है। अब ये काम कैसे करता है आप ऐसे समझो, देखो क्या होता है। मान लीजिए बाजार के अंदर महंगाई बहुत ज्यादा है, बाजार के अंदर लगातार जो है वो महंगाई जो है वो बढ़ती जा रही, मतलब जो रोजमर्रा की चीजों के दाम है, जैसे चावल, दाल, आटा वगैरह जो है 60 रुपए किलो की दाल 80 रुपए किलो पर पहुंच गई है, चावल जो है वो 50 रुपए किलो पर पहुंच गए हैं, सब्जियों के, फलों के, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स के, कई सारी चीजों के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में क्या किया जाए, बात समझ रहे। तो फिर आरबीआई क्या करता है, आरबीआई कहता है कि देखो साहब, मेरी जो बैंक रेट
जो पहले थी 6%, मेरी जो रेपो रेट जो पहले थी लगभग 5.5%, और मेरी रिवर्स रेपो रेट जो पहले थी 5%। अब क्योंकि महंगाई बहुत ज्यादा है इसलिए मैं मेरी बैंक रेट को कर रहा हूं 7%, मैं मेरी रिवर्स रेपो रेट को कर रहा हूं 6.5%, और मेरी रिवर्स रेपो रेट को मैं कर रहा हूं कितना, 5% पहले थी, 1% बढ़ा दो 6%। आरबीआई ने क्या किया, अपनी सारी रेट्स को बढ़ा दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि शेड्यूल्ड बैंकों ने जब पहले आरबीआई से लॉन्ग टर्म का लोन लिया था तब वो 6% से ब्याज दे रहे थे, अब उनको कितने परसेंट से देना पड़ेगा, 7% से ब्याज देना पड़ेगा। रिवर्स रेपो रेट में यानी कि शॉर्ट टर्म का कोई लोन अगर शेड्यूल्ड बैंक ले रहा था तो कितने पे, 5.5% ब्याज चुकाना था, अब 6.5% चुकाना है, यानी कि हर अमाउंट के ऊपर 1-1% ब्याज बढ़ गया। ऑब्वियस सी बात है, पहले आप 100 रुपए का 10% के हिसाब से मान लीजिए 10 रुपए ब्याज देते थे, बात समझ रहे, अब आपकी रेट हो गई है 15%, यानी कि आप 100 रुपए के पीछे आप 15 रुपए ब्याज दोगे तो 5 रुपए एक्स्ट्रा आपकी जेब से जा रहे हैं ना, यानी कि जो पैसे 5 रुपए पहले आपके पास बचते थे अब आपने क्या किया, ब्याज के रूप में आपने आरबीआई को चुका दिए। तो अब छोटा बैंक क्या करता है, जो शेड्यूल्ड बैंक होते हैं वो क्या करते हैं, क्योंकि आरबीआई ने क्या किया, इनको स्ट्रिक्ट कर दिया, इनको कंट्रोल कर लिया, तो शेड्यूल्ड बैंक क्या करता है, सीधा के सीधा ये बोझ ग्राहक पे डाल देता है। वो कहता है कि देखो अगर अब आपने प्रॉपर्टी लोन लिया तो मैं 11% ब्याज लूंगा जो कि पहले मैं 10% ले रहा था, आपको कार लोन लेना है तो मैं अब 15% ब्याज लूंगा जबकि पहले मैं 12% ले रहा था, आपको हाउसिंग लोन लेना है तो मैं अब आपसे 12% चार्ज करूंगा, पहले मैं 10% चार्ज कर रहा था, या और किसी आपको इंडस्ट्री के लिए कोई लोन चाहिए मैं आपसे अब 10% चार्ज करूंगा जबकि पहले मैं आपसे 8% चार्ज कर रहा था। क्यों, क्योंकि आरबीआई ने अपनी रेट्स को बढ़ा दिया। तो ये लोग क्या करते हैं, अब ऑब्वियस सी बात है, कोई ग्राहक अब कोई लोन लेने जाएगा तो लोन महंगे हो जाएंगे, महंगे हो जाने का मतलब क्या है, उसको अधिक ब्याज चुकाना पड़ेगा। जब ग्राहक अधिक ब्याज चुकाएगा तो उसकी जेब से ब्याज के रूप में पैसा कहां चला जाएगा, शेड्यूल्ड बैंकों के पास चला जाएगा, और शेड्यूल्ड बैंकों से पैसा कहां चला जाएगा, आरबीआई के पास चला जाएगा। अब आपको लग सकता है कि यार ठीक है लोन महंगे हो जाएंगे तो हम हाउस लोन नहीं लेंगे, हम कार लोन नहीं लेंगे, है ना, बाद में ले लेंगे जब लोन सस्ते होंगे। देखो ये आपकी और हमारी छोटे इन्वेस्टमेंट की बात नहीं है, बात है ये बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं इनकी डे टू डे लाइफ जो इनकी चलती है, रोजमर्रा का जो इनका काम धंधा चलता है उसमें पैसों की जरूरत होती है। मान लीजिए आपने कोई 1 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट लिया हुआ है, ठीक है, मान लीजिए आप एसी बनाते हैं, आपको वो 1 करोड़, पूरा आपका प्रोजेक्ट 1 करोड़ रुपए का है जिसके अंदर लगभग आप जो है 5000 एसी बना देंगे, ठीक है। अब पता चला कि यार प्रोजेक्ट की कॉस्ट थोड़ी सी बढ़ गई और बीच के अंदर कुछ ऐसे खर्चे हुए कि अब मेरा प्रोजेक्ट 1.5 करोड़ का हो गया है, यानी कि मुझे 50 लाख का और लोन चाहिए। पहले जब मैंने 1 करोड़ का लोन लिया, पूरा बैंक से 1 करोड़ का लोन उठाया तो उन्होंने मुझे 10% ब्याज के ऊपर ये लोन दे दिया था। अब मैं जब 50 लाख रुपए का लोन लेने गया उसी प्रोजेक्ट के ऊपर, तो बैंक वाले कह रहे हैं कि नहीं साहब अब आपको ये लोन 10% पे नहीं 12% पे मिलेगा। अब देखो जैसे जैसे लोन की राशि बढ़ती जाती है ना, ये ब्याज भी लाखों में होता जाता है। आप देखो ये विजय माल्या हुए या फिर वो नीरव मोदी हुआ, 9,000 करोड़ का लोन ले लिया, 13,000 करोड़ का लोन ले लिया। भाई इतना पैसा आप सोचो ना, 9,000 करोड़ का लोन लेना है किसी आदमी को, हर साल अगर वो कितने करोड़ का लोन लेगा तब कहीं जाके 9,000 करोड़ रुपए होंगे, बात समझ रहे, मतलब हर दिन अगर 9 करोड़ का भी लोन ले तो 100 दिन लगेंगे उसको पूरे 9,000 करोड़ करने के लिए, ठीक है। रोज तो 1 करोड़ का लोन, 9 करोड़ का लोन थोड़ी मिलता है, तो समझिए आप लोन की साइज कितनी बड़ी होती होगी। तो अब कहने का मतलब है बाजार के अंदर लोन की रेट कुछ भी हो जाए, पर इंडस्ट्रियलिस्ट जो है, उद्योगपति जो है, ये बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर जो हैं, इनको तो लोन लेना ही पड़ेगा। और वास्तव में पूंजी का जो संग्रह है वो इन्हीं लोगों के पास है, तो इनकी जेब से ये पैसा जैसे ही कट होता है, ये पैसा सीधा किसके पास जाता है, शेड्यूल्ड बैंक, और शेड्यूल्ड बैंक से कहां चला जाता है, आरबीआई के पास चला जाता है। आप यहां पे कह सकते हैं कि साहब रिवर्स रेपो रेट के अंदर तो अनुसूचित बैंक जो है वो आरबीआई को पैसा जमा करा रहे हैं, बिल्कुल सही है। देखो इसमें क्या होता है, अनुसूचित आप देखोगे तो यहां पे आपको उल्टी चीज लगेगी। इसमें तो क्या हो रहा था, ये ब्याज जो है ये कौन, शेड्यूल्ड बैंक किसको भर रहे थे, आरबीआई को भर रहे थे, परंतु यहां पे रिवर्स रेपो रेट में क्या होता है, आरबीआई ब्याज देता है किसको, शेड्यूल्ड बैंक को देता है। इसमें क्या है, आरबीआई शेड्यूल्ड बैंकों को एक ऑप्शन देता है कि देखो यार अगर तुमने, अब बैंक रेट और रेपो रेट तो सिर्फ कब काम में आएगी ना, जब किसी शेड्यूल्ड बैंक ने आरबीआई से लोन उठाया हुआ है,
हो सकता है कि कोई बैंक इतने बड़े हो कि उसे आरबीआई से लोन लेने की जरूरत ही ना पड़े, उनका काम ऐसे ही चल रहा है, उनको बैंक रेट से भी नहीं देना है, उनको रेपो रेट से भी नहीं लेना, क्योंकि उन्होंने लोन ही नहीं लिया हुआ बैंक से, जरूरी थोड़ी हर बैंक लोन लेगा। तो ऐसे में आरबीआई क्या करता है, उनको एक ऑप्शन देता है। आरबीआई कहता है देखो यार, तुमको तो तुम्हारे पास जो एक्स्ट्रा पैसा बचा है उसके ऊपर ब्याज ही कमाना है ना, तो तुम ऐसा करो, तुम्हारे पास जो पैसा बचा है उसको तुम बाजार के अंदर लोन के रूप में मत बांटो, उसको तुम हमारे पास जमा करा दो। बात समझ रहे भाई? आरबीआई शेड्यूल्ड बैंकों को एक ऑप्शन दे रहा है कि तुम्हारे पास जो भी एक्स्ट्रा पैसा है जिसको तुम बाजार के अंदर लोन के रूप में देने वाले हो, वो पैसा तुम हमें जमा करा दो, इसके बदले में हमसे ब्याज ले लो। तो आरबीआई की स्ट्रेटेजी क्या है कि जो पैसा बाजार में लोन के रूप में जाता तो बाजार की लिक्विडिटी बढ़ती, लोगों के हाथ में और पैसा आता। आरबीआई ने क्या किया, शेड्यूल्ड बैंकों को बोला बाजार में मत दो, मुझे दे दो, बदले में मुझसे ब्याज ले लो। इसका मतलब ये नहीं कि आरबीआई कोई उधार मांग रहा है, आरबीआई उनको एक ऑप्शन दे रहा है कि तुम ऐसा समझो तुमने मुझे पैसे उधार दिए, बदले में मुझसे ब्याज ले लेना, अल्टीमेटली तो तुमको ब्याज ही लेना है ना। तो ऐसा करके आरबीआई क्या करता है, इस पैसे को बाजार में जाने से रोक लेता है और ये पैसा वापस उसके पास आ जाता है। बिग अमाउंट जो होता है या जिसको आप प्रिंसिपल अमाउंट कहते हैं वो तो आरबीआई के पास आ गया, बदले में उन्होंने छोटा ब्याज जो है शेड्यूल्ड बैंक को दे दिया, तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। तो मतलब ये तीनों ही ऑप्शन जो है, इससे क्या होगा, बाजार की लिक्विडिटी को आरबीआई सोख लेगा और वो लिक्विडिटी कहां चली जाएगी, आरबीआई के पास चली जाएगी। ये चीज उल्टी तब हो जाएगी जब बाजार के अंदर मंदी है। ये तो महंगाई थी, मान लीजिए बाजार के अंदर अभी मंदी है, मंदी का मतलब है लोग लोन ही नहीं ले रहे हैं, प्रोडक्शन लगातार डाउन हो रहा है, इस वजह से मंदी की स्थिति महंगाई से ज्यादा खतरनाक है। महंगाई का अर्थ है कि हर आदमी की जेब में पैसा आ रहा है, अर्थव्यवस्था की साइकिल चल रही है। मंदी का मतलब है पैसे ही आना बंद हो गए, यानी कि अर्थव्यवस्था ठप हो सकती है। कैसे? जब मंदी आती है तो लोग सामान खरीदना बिल्कुल बंद कर देते हैं, सामान खरीदना बंद कर देंगे तो जो उत्पादन है वो घट जाएगा, क्योंकि जो प्रोड्यूसर है उसको मालूम है कि यार मेरा सामान बिक ही नहीं रहा है, तो मैं एक्स्ट्रा उत्पादन क्यों करूं। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि आरबीआई जो है अपने लोन को सस्ता कर देता है। आरबीआई कहता है देखो यार, मेरी जो बैंक रेट पहले 6% थी, अभी मैं उसको 5% कर रहा हूं, मेरी जो रेपो रेट जो पहले 5.5% थी उसको मैं 4.5% कर रहा हूं, और मेरी जो रिवर्स रेपो रेट थी पहले मान लीजिए 4% थी, उसको मैं अभी 3% कर रहा हूं। इससे क्या होगा, लोन सस्ता हो जाएगा। तो बैंक भी क्या करेंगे, आकर्षक ऑफर देंगे। बैंक क्या करेंगे कि आओ हमसे लोन लो, अगर तुम हाउस लोन लोगे तो पहले जो हम तुमसे 10% का ब्याज लेते थे, आज हम तुमसे सिर्फ 6% का ब्याज लेंगे। तुम कार लोन लोगे तो हम तुमसे सिर्फ 5% का ब्याज लेंगे। इंडस्ट्री का लोन लोगे, जो पहले हम 10% चार्ज कर रहे थे, अभी हम 6% पे लोन दे देंगे। इसका मतलब क्या है, आरबीआई चाहता है बाजार में कैश का फ्लो बढ़े। तो जब कभी भी बाजार के अंदर मंदी आएगी तो आरबीआई अपनी पॉलिसी रेट्स को घटा देगा, जब कभी बाजार में महंगाई आएगी तो आरबीआई अपनी पॉलिसी रेट्स को बढ़ा देगा। बात समझ रहे हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। महंगाई की स्थिति में आरबीआई बाजार से कैश को या लिक्विडिटी को सोखता है, और मंदी की स्थिति में आरबीआई जो बाजार के अंदर जो है कैश को रिलीज करता है ताकि लोन सस्ते बिके। बात समझ रहे? दैट इज कॉल्ड पॉलिसी रेट्स। ये पॉलिसी रेट्स है। देखो मैंने आपको बताया बैंक रेट, रेपो रेट्स और रिवर्स रेपो रेट, ये तीनों क्या ऑप्शनल है, मतलब ये किसी भी बैंक के ऊपर बाउंडेशन नहीं है। तो ऐसी स्थिति में आरबीआई की चलेगी कैसे? आरबीआई की तो उन्हीं बैंकों पे चलेगी जिसने कोई आरबीआई से कोई उधार लिया है, बैंक रेट से या रेपो रेट से, या फिर कोई बैंक विलिंगली आरबीआई के पास जाके पैसा जमा करा दे। पर मोस्ट ऑफ द बैंक ये कहते हैं यार आरबीआई तो 5.5% से रिवर्स रेपो रेट पे ब्याज देगा, जबकि बाजार के अंदर मैं इंडस्ट्रियल लोन लूंगा तो 7%, 8% पे, या हाउस लोन लूंगा तो रिवर्स रेपो रेट से ज्यादा ब्याज तो मुझे बाहर मिल रहा है, मैं आरबीआई के पास क्यों जाऊं। तो ऐसी स्थिति में आरबीआई के पास कुछ और ऐसी रेट्स हैं जिससे आरबीआई क्या करता है, इन बैंकों को बांध देता है कि इतना तो तुमको पैसा मेरे पास जमा कराना ही पड़ेगा। तब जाके दो रेट्स की बात आती है, एक आती है सीआरआर और एक आती है एसएलआर। सीआरआर होती है कैश रिजर्व रेशियो, और एसएलआर होती है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। हिंदी में लिखूं तो ये है नकद आरक्षण अनुपात, और ये है वैधानिक तरलता अनुपात।
देखो ये दो जो चीजें है ना, सीआरआर और एसएलआर, ये मैंडेटरी है, ये तो हर बैंक को फॉलो करना ही पड़ेगा। बैंक रेट, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में क्या था, मे बी सलाहकारी, एडवाइस है, ले चाहे मत लो, ये वाला तो करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सीआरआर के अंदर क्या करता है, आरबीआई सभी अनुसूचित बैंकों को उनकी निवल देयता, यहां पर निवल देयता का मतलब है नेट लाइबिलिटी। निवल देयता का मतलब क्या है? नेट लाइबिलिटी। देखो लाइबिलिटी का मतलब होता है आप बाजार से कितना पैसा मांगते हो। जैसे आपने 10 जनों को लोन दिया हुआ है, ये और उसका प्लस ब्याज, ये सब आपकी लाइबिलिटी है। ये सारा पैसा ये, या फिर जैसे नहीं उल्टा हो गया, जैसे ये तो माइनस हो जाएगा। जैसे कि मान लो टोटल आपके 20 ग्राहक है, 20 ग्राहक में से 10 ग्राहक ने आपके बैंक के अंदर 1 करोड़ रुपया जमा करा दिया। बात समझ रहे हैं? 20 ग्राहक हैं, उसमें से 10 ग्राहकों ने कुल मिला के आपके बैंक में कितना, 1 करोड़ रुपया जमा करा दिया। बात समझ रहे हैं? दूसरे 10 ग्राहक हैं, उनको आपने 50 लाख का लोन दिया हुआ है। इसी 1 करोड़ में से जो 1 करोड़ रुपए 10 लोगों ने जमा कराए, इस 1 करोड़ के 50 लाख रुपए आपने किसी को 10 ग्राहकों को आगे क्या करा, ब्याज के ऊपर चढ़ा दिए। अब मतलब जब ब्याज समेत वो पैसे वापस आएंगे तो वो 60 लाख हो जाएंगे। ब्याज समेत वो पैसे जब वापस आएंगे तो कितने हो जाएंगे, 60 लाख हो जाएंगे। तो यानी कि ये 60 लाख रुपए जो है ये आपकी लाइबिलिटी है जो आपको बाजार में से लेनी है, और 1 करोड़ रुपए जो है आपको इन लोगों को चुकाने हैं। बात समझ रहे? तो कहने का मतलब है जितने लोग आपसे पैसा मांगते हैं, ये 1 करोड़ रुपए जो लोग आपसे मांगते हैं माइनस जितने लोगों से आप पैसा मांगते हो, बराबर जो बचता है वो आपकी लाइबिलिटी है। वापस बोलता हूं, जितने लोग आपसे पैसा मांगते हैं माइनस जितने लोगों से आप पैसा मांगते हो, वो क्या होगी, आपकी लाइबिलिटी होगी। बात समझ रहे? जैसे यार आपका हर महीने का बिजली का बिल आता है, आपकी लाइबिलिटी है ना, भाई बिजली वाले आपसे मांगते हैं। टेलीफोन का बिल होता है, आपकी लाइबिलिटी है। पर आपकी जो सैलरी आती है, बात समझ रहे हैं, आपकी जो सैलरी आती है वो आपकी इनकम है। तो आप ऐसा समझ लीजिए जितने लोग आपसे पैसा मांग रहे हैं ये सब आपकी लाइबिलिटी है, जितने लोगों को आपने पैसा दे रखा है ब्याज के साथ वापस आएगा वो आपकी इनकम है। इनका जो डिफरेंस है ना, वही टोटल अंतिम रूप से लाइबिलिटी होता है। तो आरबीआई कहता है कि अपने सभी अनुसूचित बैंकों को उनकी निवल देयता का एक निश्चित अनुपात आरबीआई में जमा कराना होगा। इसका मतलब क्या है, सभी बैंकों को मैंडेटरी है, जो बैंक शेड्यूल्ड बैंक है। अगर मान लीजिए किसी शेड्यूल्ड बैंक की लाइबिलिटी कितनी आ गई, 100 रुपए, शेड्यूल्ड बैंक की मान लीजिए लाइबिलिटी कितनी आ गई, 100 रुपए, इसको बाजार में कितने, 100 रुपए जो है लोग इससे मांगते हैं। इसका मतलब है जैसे आज की तारीख में सीआरआर जो है वो 4% है, अभी सीआरआर कितनी है, 4%, तो 100 का 4% कितना हो गया, 4 रुपए। ये 4 रुपए बिना कुछ सोचे बिना कुछ कहे शेड्यूल्ड बैंक को किसके पास भेजने, आरबीआई के पास भेजने। आप ऐसा कह सकते हो एक तरह से आरबीआई की फीस है, इसके ऊपर कोई ब्याज नहीं मिलेगा। अब ये तो सिर्फ 100 रुपए थे, अभी मैं इसको 1000 करोड़ रुपए कर दूं तो उसका 4% देखो आप, 1 लाख करोड़ रुपए कर दूं तो उसका 4% देखो आप। बात समझ रहे ना? कई सारे बड़े बड़े बैंक जो इनकी लाइबिलिटियां इतनी होती है, इतने सारे इसमें खाते, इतनी सारी चीजें, तो 4% बहुत ह्यूज अमाउंट है। इसका मतलब है किसी बैंक के पास टोटल अगर 100 रुपए थे तो उसका 4% तो सीधा कौन ले गया, आरबीआई ले गया। वो पैसे कभी उसके काम नहीं आएंगे। दूसरी तरफ क्या होता है, एसएलआर। एसएलआर में क्या होता है, आरबीआई कहता है सभी अनुसूचित बैंक अपनी नेट लाइबिलिटी का एक निश्चित अनुपात स्वयं के पास रखेंगे। इसका मतलब क्या होता है, जैसे आज की तारीख में वैसे 18-19 के बीच में लटक रहा है, आप ऐसा मान लो कि आज की तारीख में एसएलआर जो है वो 18% है। यानी कि देखो 100 में से 4 रुपए तो किधर चले गए, सीआरआर के रूप में चले गए। अब जो बाकी पैसा बचा है उसका 18% एनी टाइम किसी भी बैंक को अपनी जेब में रखना पड़ेगा, चाहे वो कैश के रूप में रखे, गोल्ड के रूप में रखे या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के रूप में रखे। वो पैसा तुम किसी को भी उधार नहीं दे सकते। जैसे मैंने उदाहरण दिया ना, अभी 1 करोड़ रुपए मान लो 10 लोगों ने मेरे यहाँ पे जमा करा है, अब मैं 1 करोड़ रुपए क्या बाहर बाजार में लोन के रूप में बांट दूं? क्योंकि जब ये 1 करोड़ में से मान लीजिए 20 लाख रुपए भी लोग निकालने वाले आ गए
तो मैं इनको क्या जवाब दूंगा कि नहीं यार, तुम्हारा जो पैसा आया था वो तो मैंने बाजार में रोटेट कर दिया, अब जैसे धीरे धीरे उनका ब्याज के साथ पैसा आएगा तो मैं तुम्हारा पैसा दूंगा? नहीं, ऐसे तो बैंक की रेपुटेशन जाती रहेगी। इसीलिए बैंक के पास जितना टोटल पैसा आता है वो एक साथ सारा पैसा मार्केट में नहीं डाल सकता। एटलीस्ट सीआरआर एसएलआर के हिसाब से आज की तारीख में कितना है, 18% पैसा इसको हमेशा अपनी जेब में रखना पड़ेगा। ये 18% ये बैंक से बाहर दे ही नहीं सकते, ताकि जैसे ही बैंक के अंदर कभी कभी होगा जब बहुत ज्यादा कैश बाहर जा रहा है, बहुत ज्यादा लोग पैसा निकाल रहे हैं, खासकर फेस्टिवल सीजन में निकालते हैं, तब बैंक के पास पैसा हो उन लोगों को देने के लिए। बैंक जो है वो ये नहीं कह सके कि भाई आप बैंक अपने आप को दिवालिया घोषित ना कर सके, ये नहीं कह सके कि मैंने तो बाजार में पैसा लगाया था, अब बाजार में लोग जो है आपका पैसा वापस नहीं दे रहे, ऐसा नहीं हो सकता। तो सीआरआर और एसएलआर जो है ये मैंडेटरी है, बात समझ रहे, ये हर बैंक को करना ही पड़ेगा। सीआरआर के अंदर 4% जो है अपनी नेट लायबिलिटी का, निवल देयता का किसको जमा कराओगे, आरबीआई को जमा कराओगे। और एसएलआर के रूप में, वैसे देखो एसएलआर और सीआरआर दोनों बदलती रहती है, बात समझ रहे, पर सीआरआर तो बहुत लंबे समय से सिर्फ 4% ही है। एसएलआर में काफी चेंज आया है। पहले एसएलआर जो है 2007-8 से पहले 25% फिक्स थी, परंतु उसके बाद पहले 23 हुई, फिर 22 हुई, फिर 21.5 हुई, फिर 20.5 हुई, 19.5 हुई, लास्ट मैंने चेक करी थी तब 18.5 थी, बात समझ रहे। तो आज की तारीख में शायद इतनी होगी, अभी आप फिर से चेक कर लेना। तो एसएलआर जो है ये भी चेंज होती रहती है मार्केट कंडीशंस के हिसाब से। एसएलआर के अंदर जितना रिलैक्सेशन मिलेगा, जितनी एसएलआर कम होगी, इसका मतलब बैंकों के पास पैसा ज्यादा होगा, बैंक बाजार में आराम से जो है लिक्विडिटी को थ्रो कर सकते हैं, बाजार के अंदर बेच सकते हैं। परंतु जैसे जैसे एसएलआर बढ़ेगी, 18 से मान लीजिए 25% जाएंगी, वैसे वैसे बैंकों की रिस्ट्रिक्शन होगी, वैसे वैसे जो कैपिटल है, पूंजी है, वो बैंकों के पास रहेगी, बाजार में लिक्विडिटी घटेगी। तो यहां पर भी एग्जैक्टली वही बात होगी कि अगर बाजार में महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है तो आरबीआई एसएलआर को बढ़ाएगा, सीआरआर को बढ़ाएगा, और अगर बाजार में महंगाई कम हो गई है तो आरबीआई इनको घटाएगा। बात समझ रहे, जो पीछे मैंने बात कही थी ना जिन उन तीन के लिए, वो सारी की सारी बात यहां पर भी लागू होगी। देखो मैंने आपको बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो बताई, सीआरआर और एसएलआर बताई। एक बार अपन इसको पहले डिजिटली देख देते, क्योंकि मैंने हाथ से लिखा है बट मेरे पास टाइप मटेरियल है, तो एक बार उसको देख लेते अपन। देखो आरबीआई भारत सरकार की मौद्रिक नीति बनाता है, बाजार में तरलता और महंगाई को नियंत्रित करता है, और बाजार में तरलता को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई क्या करता है, नीतिगत दरों का, पॉलिसी रेट्स का प्रयोग करता है। ये बात तो मैंने आपको बता दी थी। अब देखो अपने पास नीतिगत दरें कौन कौन सी है। सबसे पहले थी मेरे पास बैंक रेट, ये आरबीआई एक्ट 1934 के अंतर्गत ही ये थी, ठीक है। आप सिर्फ इतना याद रखें कि बैंक रेट वह ब्याज दर है जिस पर वाणिज्यिक बैंक, या जिसको अपन ने शेड्यूल्ड बैंक बोला था, आरबीआई से लंबी अवधि के लिए लोन लेते हैं। किसके लिए? लंबी अवधि के लिए लोन लेते हैं। रेपो रेट क्या है? वह ब्याज दर जिस पर शेड्यूल्ड बैंक जो है आरबीआई से छोटी अवधि के लिए लोन लेते हैं। तो बैंक रेट और रेपो रेट में दोनों ही उधार दे कौन रहा है? आरबीआई दे रहा है। किसको दे रहा है? शेड्यूल्ड बैंक्स को दे रहा है। वाणिज्यिक बैंक भी लिखा है तो कोई गलत नहीं है, क्योंकि वाणिज्यिक बैंक जो है वो सारे शेड्यूल्ड होंगे ही होंगे, कोई बात नहीं। तो बैंक रेट और रेपो रेट में तो आरबीआई किसको पैसा दे रहा है? शेड्यूल्ड बैंक को। जबकि रिवर्स रेपो रेट के अंदर क्या हो रहा है? उल्टा हो रहा है। इसमें जो शेड्यूल्ड बैंक है वो पैसा किसको दे रहा है? आरबीआई को दे रहा है। बात समझ रहे? तो ये इसकी परिभाषा थी। फिर देखो मैंने आपसे कहा था सीआरआर। सीआरआर क्या है? सीआरआर ये कहता है तरलता और अनुसूचित बैंकों की शोधन क्षमता सुनिश्चित करने के लिए बैंकों का शुद्ध मांग और सावधिक देयताओं के संदर्भ में भारतीय रिजर्व बैंक के साथ बैंकों के नदर आरक्षित शेष राशि के अनुपात को संदर्भित करता है। थोड़ा हिंदी ज्यादा हो गया, मैं आपको बोल के बता देता हूं सीआरआर क्या होती है। सीआरआर वह ब्याज दर है जिसके अनुसार प्रत्येक अनुसूचित बैंकों को अपनी निवल देयता, नेट लायबिलिटी का एक निश्चित अनुपात नकद के रूप में आरबीआई को जमा कराना पड़ेगा। बात समझ रहे? वापस बोल देता हूं, सीआरआर के अंतर्गत एक निश्चित नगद राशि अपनी कुल निवल देयता की प्रत्येक अनुसूचित बैंक को किसको जमा करानी पड़ती है? आरबीआई को जमा करानी पड़ती है। ऐसे कैसे अपने पास क्या थी? एसएलआर। एसएलआर के अंतर्गत क्या है कि प्रत्येक अनुसूचित बैंक अपनी निवल देयता का एक निश्चित अनुपात हमेशा अपने पास कैश के रूप में, गोल्ड के रूप में, गवर्नमेंट सिक्योरिटी के रूप में अपनी जेब में रखता है, अपने पास रखता है, जिसको वो बाजार में उधार नहीं दे सकता। ये पैसा क्या कहलाता है? एसएलआर कहलाता है। कई बार क्या होता है यार, ये सीआरआर और एसएलआर को ही मैनेज करने के लिए ना
बैंकों को छोटा लोन लेना पड़ता है आरबीआई से। वो जो बैंक रेट थी ना जिसके अंदर रेपो रेट थी ना जिसके अंदर छोटे बैंक जो है, अनुसूचित बैंक जो है वो आरबीआई से उधार ले रहे थे शॉर्ट टर्म के लिए, 3 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 6 महीने के लिए। तो कई बार ऐसा होता है कि सीआरआर और एसएलआर को मैनेज करने के लिए छोटे बैंक जो है वो बड़े बैंक से उधार लेते हैं। कई बार ऐसा होता है क्योंकि ये मैंडेटरी है, इससे बचा नहीं जा सकता। बैंक रेट, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट तो ऑप्शनल थे मतलब आपको चाहे तो आप लो, नहीं तो मत लो। परंतु यहाँ पे ऑप्शनल नहीं है, यहाँ पे मतलब सीआरआर 4% तो 4% आपको जमा कराना ही पड़ेगा, हर महीने देखा जाएगा। एसएलआर अगर आप आज की तारीख में मान लो 18% है तो 18% आपको जमा कराना ही पड़ेगा, इसमें आप बच नहीं सकते, हाँ या ना नहीं चलेगा। बात समझे? तो बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर और एसएलआर। इसके अलावा देखो अपने पास है एलएएफ, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। एक्चुअली ये पहले नहीं था, ठीक है, ये बाद में आया लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। ये 1999 के अंदर आरबीआई ने पेश किया था, 2000 के अंदर जो है आरबीआई ने इसे लागू कर दिया। इसके अंदर क्या होता है कि एलएफ के अंदर अगर कोई भी आपको जो बैंक को आपात स्थिति के अंदर लोन चाहिए, मतलब अब वही वाला खेल है सारा, सीआरआर और एसएलआर को मैनेज करना है, सीआरआर और एसएलआर को मैनेज करना है और आपको हाथों हाथ पैसा चाहिए। इसके अंदर क्या चाहिए? हाथों हाथ अगर आपको पैसा चाहिए तो आप एलएएफ के अंदर जाके क्या करो, ले लीजिए। इसके अंतर्गत क्या होता है, आरबीआई जो छोटे बैंक होते हैं इनको अपनी संपत्तियां गिरवी रखनी पड़ती हैं और उसके बदले में आरबीआई जो है इनको शॉर्ट टर्म का एक लोन प्रोवाइड करा देता है। तो इसके अंदर क्या होता है कि आरबीआई जो है शेड्यूल्ड बैंकों की जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती है उनकी नीलामी करता है और बदले में हाथों हाथ उनको वो पैसा अवेलेबल करा देता है। तो यहाँ पे बैंक रेट और रेपो रेट नहीं करके उन्होंने क्या किया, बैंक रेट और रेपो रेट में तो क्या कैश मिलता है और उसका ब्याज चुकाना पड़ता है। यहाँ पे क्या हुआ, एक बैंक ने अपनी सिक्योरिटी बेच दी, सिक्योरिटी के बदले में पैसा मिल गया और अपना सीआरआर और जो एसएलआर था उसको मैनेज कर लिया। ठीक है, तो ये एलएएफ है। एक है देखो सीमांत स्थायी सुविधा या जिसको आप बोलते हैं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि ऑन द स्पॉट अगर लोन चाहिए, जैसे मतलब एक फोन किया किसी शेड्यूल्ड बैंक ने, क्या साहब मेरे को अभी के हाथों हाथ लोन चाहिए, आरबीआई को फोन करना है, तो हाथों हाथ विद इन कुछ समय में, कुछ सेकंड में आपको आरबीआई जो है वो पैसा ट्रांसफर कर देगा। वो जो रेट है वो एमएसएफ की रेट होती है। हालांकि आज की तारीख में एमएसएफ जो है ये भी एक तरह से जो है क्या होती है, बैंक रेट के बराबर ही होती है। थोड़ा मैं एमएसएफ आपको बता देता हूं, एमएसएफ क्या चीज है, अच्छी चीज है। एमएसएफ में देखो क्या होता है, यदि किसी अनुसूचित बैंक को तत्काल ऋण की आवश्यकता है, तत्काल ऋण की आवश्यकता है, तो ब्याज की दर एमएसएफ होगी। पहले क्या होता था, एमएसएफ सबसे हाईएस्ट होती थी। मतलब जैसे अभी आपने बैंक रेट देखा था ना, बैंक रेट मान लो 8% है, तो एमएसएफ क्या होता था, होती थी 9%। मतलब अगर तुम्हें हाथों हाथ पैसा चाहिए तो हम पैसा तो दे देंगे पर ब्याज ज्यादा लेंगे। परंतु 2015 के बाद से क्या हुआ है, बैंक रेट और एमएसएफ दोनों बराबर है। आज की तारीख में बैंक रेट और एमएसएफ जो है ये दोनों बराबर है। तो फिर आपके दिमाग में आएगा कि यार किसी को जब लोन चाहिए तो फिर वो बैंक रेट से लेवे या एमएसएफ से लेवे, फर्क क्या है? देखो एमएसएफ और बैंक रेट में फर्क ये है, अगर आप एमएसएफ से लोन लोगे तो आपको हाथों हाथ लोन मिलेगा, तत्काल लोन मिलेगा। अगर आप बैंक रेट से लोन लोगे तो आपको थोड़ा सा समय लगेगा लोन मिलने में, मतलब 2-3 दिन, 4 दिन, 5 दिन आपको लग सकते हैं छोटे बैंक को। पर अगर आपने एमएसएफ के थ्रू गए हो तो आपको पेमेंट जो है वो हाथों हाथ हो जाएगी। ऐसी सुविधाएं होती है ना आपको, आप थोड़ा पैसा ज्यादा दो या किसी सुविधा को उपभोग करो, आपको पैसा जल्दी मिल जाएगा। पर एमएसएफ की एक शर्त है, एमएसएफ की शर्त यह है, उधार जो मिलेगा उसकी राशि कम से कम 1 करोड़ रुपए होगी। कम से कम कितना? 1 करोड़ रुपए होगी। 1 करोड़ रुपए अगर तुम्हें हाथों हाथ चाहिए तो तुम मेरे पास एमएसएफ से आ सकते हो। रेट वही लूंगा मैं, कौन सी? बैंक रेट वाली। ऐसा नहीं होगा तुमको 50 लाख रुपए चाहिए और तुम आ गए कि साहब एमएसएफ की रेट से मुझे 50 लाख रुपए दे दो, नहीं।
अगर 50 लाख रुपए का लोन चाहिए तो फिर वो बैंक रेट से मिलेगा, बात समझ रहे हो। परंतु तुम अगर 1 करोड़ या उससे ज्यादा का पैसा लेने के लिए आए हो तो मैं तुझे हाथों हाथ ट्रांसफर भी करूंगा और रेट भी क्या करूंगा, मैं तुमसे थोड़ी कम लूंगा। तो ये है MSF, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। एक बार वापस बता देता हूं मैं आपको पीछे जो अपन ने लिखा है। भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी मौद्रिक नीति 2011-12 में सीमांत स्थायी सुविधा शुरू की। इसके अंतर्गत शेड्यूल्ड अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक रिजर्व बैंक से वर्तमान रेपो दर से 1% अधिक ब्याज दर पे पैसा उधार ले सकता है। हालांकि आगे लिख देना, हालांकि अब बैंक दर और MSF बराबर है। अब बैंक दर और MSF कैसी है, बराबर है। शुरुआत में जब इंट्रोड्यूस हुआ था तब ये 1% ज्यादा थी, ठीक है। अक्सर अपने जमा और ऋण पोर्टफोलियो में इनबैलेंस होने के चलते बैंकों को तरलता की कमी का सामना करना पड़ता है। बैंकों में अचानक नकदी या तरलता की भारी कमी आ जाने पर MSF के माध्यम से RBI से धन उधार लिया जाता है। ये शॉर्ट टर्म लोन होता है। ये कैसा है, शॉर्ट टर्म लोन है जिन्हें सिर्फ 1 दिन के लिए लिया जाता है। बैंक रेट में क्या था, लॉन्ग टर्म के लिए लोन लिया जाता है, ये शॉर्ट टर्म में 1 दिन के लिए लिया जाता है। इसके अंतर्गत ऋण की राशि कम से कम कितनी होनी चाहिए, 1 करोड़ होनी चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली इसमें ऐसा भी कह सकते हैं, कोई भी बैंक अधिकतम अपने जमा एवं उधार की कुल राशि का 1% ऋण ले सकता है। अब ऐसा भी नहीं है यार तुम्हारे बैंक का इतना जिसको बोलते हैं लाइबिलिटी नहीं है और तुमने उसकी जिसको क्या कह सकते हैं आपकी उसकी जितनी लिमिट है आपने उससे ज्यादा लोन ले लिया, नहीं। ये क्या कहता है कि आपके पास जितनी जमा और उधार है उसके अमाउंट का कुल 1% ही, टोटल 1% ही आप ऋण ले सकते हो। मान लो कि आपके बैंक की टोटल जमा ही 10 करोड़ है, तब जाके आपको उसका 1% यानी 1 करोड़ आपको उसका ऋण मिलेगा। बात समझ रहे? नहीं, 100 करोड़ होगी तब 1% 1 करोड़ बनेगा, है ना। 10 करोड़ का तो 1% और ही कम बन जाएगा। तो मान लीजिए आपके बैंक की टोटल लायबिलिटी कितनी, 100 करोड़ रुपए, तब कहीं जाके आप हाथों हाथ 1 करोड़ का लोन जो है आप ले सकते हो, नहीं तो नहीं ले सकते। ये क्या कह रहा है, इसमें एक कंडीशन है। कंडीशन ये है कि कोई भी बैंक अधिकतम अपने जमा एवं उधार की कुल राशि का 1% ही ऋण ले सकता है, ठीक है। हालांकि थोड़ी आगे जाके बात है, अगर आप बैंकिंग वगैरह का एग्जाम देते हो तब ये काम आती है बात। अपने स्तर पे तो आप क्या याद रखो, इसके अंदर MSF के अंदर क्या है कि जब कभी भी अनुसूचित बैंकों को तत्काल ऋण की आवश्यकता पड़ती है तब वो किसका सहारा लेते हैं, तब वो MSF का सहारा लेते हैं। और MSF से ली जाने वाली ऋण की राशि कम से कम कितनी होनी चाहिए, 1 करोड़ रुपए होनी चाहिए। ये ऋण तत्काल मिलता है, 1 दिन के लिए मिलता है। ओके, तो ये थी दोस्तों नीतिगत दरें। एक मैंने जो लास्ट चीज आपको बताई थी वो ध्यान रखना हमेशा, आर्थिक मंदी की स्थिति में RBI अपनी नीतिगत दरों में कटौती करता है। जब कभी भी मंदी होगी तो ये पॉलिसी रेट्स घटा दी जाएंगी, बैंक रेट, रेपो रेट्स, रिवर्स रेपो रेट, CRR, SLR सबको कम कर दिया जाएगा। और बाजार में जब कभी भी महंगाई होगी तब RBI क्या करेगा, इन सब रेट्स को बढ़ा देगा। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है, इसको ध्यान रखना। जब भी एग्जाम देने जाते हो तो एक बार इनकी नजर देख के जाना कि आज की तारीख में जब भी आपका एग्जाम होने वाला है उस समय आपकी बैंक रेट क्या है, रेपो रेट क्या है, रिवर्स रेपो रेट क्या है। जनरली क्या होता था पहले, मतलब 1991-92 से पहले RBI साल में 2 बार अपनी बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट जारी करता था, मतलब हाफ ईयरली करता था। आधे साल के लिए एक बार, फिर आधे साल के लिए एक बार। परंतु उसके बाद क्या होने लगा, 1991-92 के बाद हमारा मार्केट बहुत ज्यादा ऊंचा नीचा होने लगा, उथल पुथल होने लगी, तो फिर 6 महीने तक इंतजार नहीं किया जा सकता था। तो अब हर 3 महीने के अंदर RBI अपनी रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट इनके ऊपर अपनी समीक्षा करता है, जरूरत होती है तो उनको चेंज करता है, नहीं तो फिर नहीं करता है। अभी आप देखो तो हमारी अर्थव्यवस्था मंदी के दौर से गुजर रही है, तो पिछले कई सालों का इतिहास है, उसमें सबसे कम जो आज बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट है ना, वो आज है। मतलब आज की तारीख में ऑलमोस्ट 5 से 6% के बीच में सारी रेट्स है। जबकि जब मुझे पता है 2010 से 15 तक का या 18 तक का भी आपका समय था तो बैंक रेट जो है 8-9% इसके ऊपर चलती थी। आज की तारीख में ये बहुत ही कम है, मंदी की स्थिति है, तो लगातार इन रेट्स को कम किया जा रहा है ताकि बाजार में लिक्विडिटी ज्यादा रिलीज की जा सके। तो दोस्तों ये थी RBI की नीतिगत दरें, ठीक है। तो कोई भी क्वेश्चन हो तो आप जरूर पूछिए, बहुत काम आते हैं, ये डे टू डे लाइफ का भी हिस्सा है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़ा अच्छा है। कोई चीज नहीं समझ में आती तो आप कमेंट कर सकते हैं। एक चीज मैं आपको कह चुका हूँ, हिंदी इंग्लिश वाली, देखो यार, या तो पूरा ही हिंदी में लेक्चर होता है या फिर पूरा इंग्लिश में लेक्चर होता है, दोनों को बीच में लाने से सब क्या गड़बड़ हो जाती है। मैं जनरली टारगेट कर रहा हूँ ऐसे बच्चे जो, और ऐसा नहीं है यार आप लोग जो लोग हिंदी बिल्कुल ही नहीं समझते हैं, कई बार ऐसे शब्द होते हैं जो हिंदी और इंग्लिश दोनों को मैं प्रोनाउंस करके या उनका अर्थ करके आपके सामने लेके आता हूँ। फिर भी मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि ये लेक्चर जो है हर बच्चे तक पहुंचे,
आगे मैंने ये कोशिश करी है कि एक पूरे की पूरी सीरीज जो है मैं इंग्लिश में भी ज़रूर करूँगा, बट अभी तक के लिए हमें इसी तरह से चलना होगा। इसके अलावा कोई आपकी कोई समस्या होती है तो आप मुझे ज़रूर बताइए, मैं आपको ज़रूर उसको सॉल्व करूँगा। तो न मिलते हैं वापस नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब।